एक्सेलरेशन, सब की वेलोसिटी और सब के टाइम सेम होंगे। डिपेंड नहीं करता कि मैस कम है या ज़्यादा है, जितना मर्जी मैस हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम सब के बराबर रहेंगे। मोमेंटम सिंपल अगर डेफिनेशन की जाए तो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी है। ये बुक की लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बाय न्यूटन। तो यानी कि इसे आप क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं या क्वालिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। एस से यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बात याद रखनी है कि जो मोमेंटम होगा उसके यूनिट जो होते हैं वो इम्पल्स के यूनिट के बराबर होते हैं। फार्मूला से हमने चीज़ें क्या कंक्लूड की हुई हैं, अगर वेलोसिटी सेम होगी तो मोमेंटम का मैस के साथ रिलेशन होगा क्या, उनसा डायरेक्ट वाला, क्योंकि P इज इक्वल टू एम वी है ना। वेलोसिटी को आप अगर आप सेम कह रहे हैं तो मोमेंटम का मैस के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, जो हैवियर बॉडी होगी जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर आप मैस को सेम कहते हैं तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है, फास्टर बॉडी विल हैव लार्ज मोमेंटम। और अगर मोमेंटम सेम हो तो वेलोसिटी का मैस के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन है, लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर स्पीड, यानी कि वो मूव फास्ट करेगी। तो इनके ग्राफ हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, अगर आपसे ये कहा जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम का मैस के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है। और अगर कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम का मैस के साथ ये वाला रिलेशन बनेगा स्क्वायर रूट के साथ। तो ये देखें, ये जो स्क्वायर रूट है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2m भी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/2 m की जगह पे क्या कर लें, m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m कर लें, तो ये बनेगा p स्क्वायर ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो 2m को इधर ले जाए इंटू काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर आ जाए, p स्क्वायर के। तो ये वाला फार्मूला स्क्वायर रूट लेके बन जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कही हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की सेंस में इस फार्मूला को लिखा जा सकता है। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट कहा हो तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन है। और अगर कहा जाए कि मैस कांस्टेंट है तो अगर मैस कांस्टेंट कहेंगे तो फिर क्या रिलेशन बनेगा, फिर ग्राफ कैसा बनेगा, उस ग्राफ को देखते हैं। अगर आपसे ये कहा गया है कि मैस कांस्टेंट है, फिर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान जो ग्राफ बनता है, फिर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ कैसा बने, ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हमें यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन क्या निकाली है कि कैसे पता चलता है कि किसी के साथ जो रिलेशन है मोमेंटम का मैस के साथ रिलेशन है या काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वो स्क्वायर रूट के साथ है, स्क्वायर के साथ है या सिंपल है। डिपेंड करता है कि आपको ये कहा जाए कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो जो क्वांटिटी कांस्टेंट कही गई होगी उसी क्वांटिटी कांस्टेंट के हिसाब से हम उनके दरमियान रिलेशन निकालते हैं और उनके दरमियान ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेट किया जा रहा है सेम पोटेंशियल के साथ, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। वापस उसी फार्मूला पे चले जाएं। ये देखें मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज़ इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, P इज़ इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट। तो अब इस फार्मूला को हम सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि पोटेंशियल पुट कर सकते हैं, P इज़ इक्वल टू 2m इंटू अब चार्ज दोनों पे सेम होता है, पोटेंशियल भी सेम है, तो P प्रोपोर्शनल टू m अंडर रूट ना, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन का जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा, किससे बोला, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा होता है, 1836 टाइम ज़्यादा मैस होता है, तो इसके स्क्वायर रूट के साथ वो ज़्यादा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम, अगर किसी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करे तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम हर सेकंड में 10 बढ़ेगा या कम होगा। इसको आप ऐसे कंपेयर करें डेल्टा V ओवर डेल्टा T।
एक्सेलरेशन 10 होने का क्या मतलब होता था, हर सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह फोर्स 10 होने का क्या मतलब होगा, मोमेंटम 10 बढ़ेगा या कम होगा हर सेकंड में। इम्पल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर अ मूविंग बॉडी, सवाल ये आता है पेपर में कि मूविंग बॉडी के लिए बताएं इम्पल्स होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप बात करें मूविंग बॉडी की, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तब इम्पल्स नहीं होगा, और अगर मूविंग बॉडी की वेरिएबल वेलोसिटी है तब इम्पल्स होगा। और उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अगर आप एम को कॉमन लेंगे तो वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो इम्पल्स ज़ीरो, अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो इम्पल्स होगा। इम्पल्स के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आप इम्पल्स जो होता है ना ये मोमेंटम के बराबर है, और अगर आप मोमेंटम कांस्टेंट कहते हैं या इम्पल्स को कांस्टेंट कहते हैं तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। यहाँ पे जो टी है ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट है या रिएक्शन टाइम है। जब ये बढ़ता है तो फोर्स कम लगती है। गाड़ी के जब हम हेलमेट यूज़ करते हैं, हेलमेट पहनते हैं गाड़ी चलाते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त, तो हेलमेट क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। जितनी भी सॉफ्ट बॉडी होती है ना, सॉफ्ट बॉडी का जब भी रिएक्शन होगा तो उनका टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ने से होता क्या है, फोर्स कम हो जाती है तो नुकसान कम पहुंचता है। हमारे जो बाल हैं, सर के ऊपर बाल होते हैं, ये भी सॉफ्ट है। हमारे सर के ऊपर जब कोई चीज़ हिट करती है तो ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है कि बाल जो होते हैं वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देते हैं, जिससे फोर्स कम लगती है। और बहुत सारी एग्जांपल है इस चीज़ की। गाड़ी की हेड रेस्ट हम यूज़ करते हैं, इस तरह एयर बैग्स यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम क्या कर क्या रहे होते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम या टाइम ऑफ इम्पैक्ट या रिएक्शन टाइम को बढ़ाते हैं। तो इसके बढ़ने से होता क्या है, फोर्स कम लगती है। फोर्स कम लगती है तो इंजरी कम होती है। आपकी बुक का एक साइड बॉक्स है, अगर आप फुटबॉल को किक करते हैं और एक आप स्टोन को किक करते हैं तो बताएं कि कौन सा आपको ज़्यादा हर्ट करेगा। तो फुटबॉल क्या, क्योंकि सॉफ्ट है, उसको जब आप किक करते हैं तो इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ जाता है। तो टाइम ऑफ रिएक्शन बढ़ने से होता क्या है कि फोर्स कम लगती है। तो ये चीज़ें बार बार आपसे वो पूछेगा इसके बारे में। इसमें अगर कोई सवाल आता है तो थ्योरी बेस्ड इसी तरह का सवाल आएगा, जिसमें आपने बताना होगा कि रिएक्शन टाइम का बढ़ाना है, फोर्स कम करनी है, तभी वो। इस तरह नॉकिंग अ बियर डाउन वाला क्वेश्चन है कि आप एक बियर की बोतल है, उसे आप फायर करते हैं एक दफ़ा लेड की बुलेट से, और एक दफ़ा लेड की बुलेट ज़्यादा हिट करेगी उसे, लेड की बुलेट उसे डाउन गिराएगी या रबर की बुलेट गिराएगी। तो हम ये कहते हैं कि रबर बॉल क्योंकि सॉफ्ट होती है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन फोर्स कम लगेगी, और जब फोर्स कम लगेगी तो सिर्फ उसे गिराएगी, उसे तोड़ेगी नहीं। और अगर लेड की बुलेट से फायर करेंगे तो रिएक्शन टाइम कम होगा, जिससे फोर्स ज़्यादा लगेगी, और अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वो बॉल वहाँ से ब्रेक, वो जो बुलेट बोतल होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये सारी की सारी एग्जांपल हैं इम्पल्स की। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी विद अ वेलोसिटी v इन अ टाइम t is f. The force required to stop the same body in same time is if the velocity of the body is 2v. अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो बताना है कि फोर्स कितनी लगेगी। तो जब आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, स्केयर का। तो जब आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो वेलोसिटी को डबल करने से क्या होगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 फोर्स है और 3 सेकंड उसका, यहाँ पे 0.3 उसका टाइम है। तो हमने फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट द इम्पल्स। तो इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लें। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी दी हुई है, बेस 0.3 है और हाइट कितनी है 100 और 1/2 है। तो ये कितना बनेगा, 30/2 बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो इसका इम्पल्स कितना होगा, 15 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव्ड फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड लॉ। जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो सेकंड और थर्ड लॉ से करते हैं। कंडीशन मैच होती है फर्स्ट लॉ के साथ।
इन सब का मतलब क्या है? इक्वलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन होते हैं। जितना इनिशियल अगर दो बॉडीज़ कोलाइड करके जाती हैं तो दोनों का मोमेंटम सेम होता है। डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो सेकंड और थर्ड लॉ से करते हैं। कंडीशन मैच विद फर्स्ट लॉ, इसका क्या मतलब है? जब आप बात करते हैं ना कंडीशन मैच विद फर्स्ट लॉ में होता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हम क्या बात करते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। इसका मतलब इसका भी नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। इस वजह से इसकी कंडीशन मैच हो रही होती है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो लीनियर मोमेंटम रहता है ये कांस्टेंट रहता है, ये इसका फार्मूला है। फाइटर प्लेन चेजिंग एंड अदर प्लेन ओपन फायर, इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम डिक्रीज। सारी बात है, जब वो फारवर्ड डायरेक्शन में फायर को फारवर्ड करेगा तो ये बाल और बुलेट और गन वाली एग्जांपल है। जब बुलेट फारवर्ड फायर होती है तो गन रिकॉइल बैकवर्ड होती है, इस तरह उसका मोमेंटम डिक्रीज होता है। इस तरह जब प्रसार्ड प्लेन यानी कि आगे जाने वाला प्लेन जब पीछे फायर करेगा तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी और मोमेंटम पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर फायर किया जाएगा तो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश मिलेगा। जी नेक्स्ट अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम and 5 kilogram moving in same direction with velocities 10 meter per second and 5 meter per second respectively. If velocity of 5 kilogram body is 8 meter per second, then what is the velocity of 10 kilogram? तो बहुत सिंपल है, इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। 5 किलोग्राम एंड 10 और 5 है, v1 और v2, तो ये कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट करते जाएं साथ साथ। ये 10 है और ये 10, ये कितना आ जाएगा? 100। और ये कितना है? 5 और 5, ये कितना आ जाएगा? 25 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम, यानी कि जो v2 प्राइम की वेलोसिटी हमें दी हुई है कितनी? 5 और 8 है, तो 8 5 40 आ जाएगा। m1 कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम। v1 हमने फाइंड करनी है, v1 प्राइम, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 125 आएगा। 125 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 v1, तो ये कितना आ जाएगा? 85 ओवर 10, तो 8.5 इसका आंसर आएगा। If two bodies 10 kilogram and 5 kilogram moving toward each other with 10 meter per second and 5 meter per second, if v velocity of 5 kilogram after collision is 8 meter per second, then velocity of 10 kilogram will be। अभी यहाँ पे पिछले सवाल को देखें, इसमें यह था कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और अगले क्वेश्चन में क्या आ गया कि मूविंग टुवर्ड ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना होता है? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस, तो हमने यहाँ पे इस प्लस की जगह पे माइनस यूज़ करना होता है। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक छोटी सी यही बात है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। प्लस कब आएगा? जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और माइनस कब आएगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही यूज़ करेंगे। और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 40, तो ये कितना आ जाएगा? 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 v1, तो ये 35 ओवर 10 कितना आ जाएगा? 3.5, तो ये वाला ऑप्शन ठीक आएगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v split into two parts, if one part is m/3 at rest, then velocity of the other part will be। अगर एक पार्ट रेस्ट में है तो क्या होगा? दूसरे पार्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल मोमेंटम उसका कितना था और फाइनल कितना है? अगर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पहले उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? मास m था, वेलोसिटी v थी, तो इनिशियल मोमेंटम होगा mv। फाइनल मोमेंटम उसका दो पार्ट में बन गया, एक बना m/3 इंटू 0 प्लस एक बना 2m/3 इंटू v।
इसे वी प्राइम कह लें, क्योंकि m/3 जो वो रेस्ट में है ना, अदर पार्ट कितना होगा, m माइनस m/3 कर लें, कितना आ जाएगा 2m/3 आ जाएगा। तो यहाँ से एम वी इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2m/3 इंटू वी प्राइम, तो m से m कैंसिल होगा, तो वी प्राइम किसके बराबर आएगा 3v/2, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v एक्सप्लोड इन एयर इन द रेशियो ऑफ 1:3, इफ द स्मॉलर पार्ट इज एट रेस्ट देन द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पार्ट विल बी। 1:3 का क्या मतलब होगा, एक मैच जो होगा वो m/3 बनेगा और दूसरा मैच जो होगा 2m/3 बनेगा। 1:3 का मतलब क्या होगा, एक मैच बनेगा m/4 और दूसरा मैच बनेगा 3m/4, यानी कि टोटल 1:3 है, टोटल 4 पार्ट उसके हो जाएंगे। अब 4 पार्ट को आप क्या लिखेंगे, एक को 1/4 लिखेंगे और एक को 3/4 लिखेंगे। पहले मैस m था, वेलोसिटी v थी, इनिशियल मोमेंटम फिर वही, इनिशियल मोमेंटम को हम क्या नाम देंगे, mv का नाम देंगे। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा m/4 इंटू रेस्ट में है तो 0, दूसरा क्या होगा 3m/4 इंटू वी, इसको वी प्राइम का नाम दे लें। अगेन वही m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4v/3, चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। कंसीडर अ बॉम्ब ऑफ मास m 4 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इन पीसीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि मैसेज में जो रेशो है m1:m2 वो कितनी है 1:3 है। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेंगे, तो मोमेंटम में रेशियो क्या आ जाएगी 1:1। मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें 3:1 की रेशियो बनेगी। और जब मोमेंटम कांस्टेंट होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर रूट का होता है, मास का। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर ये फार्मूला होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये मास के साथ वही रेशो होगी जो वेलोसिटी की होगी 3:1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगी। स्क्वायर रूट दोनों तरफ है ना, तो दोनों तरफ ही ख़त्म हो जाएगा। इफ़ टू बॉडीज़ कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव विद कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट द फार्मूला। तो कॉमन वेलोसिटी का हमेशा यही फार्मूला होता है, आप याद रखें, क्योंकि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम। तो कॉमन वेलोसिटी वाले केस में क्या होता है, v1 प्राइम और v2 प्राइम सेम होते हैं, m1 प्लस m2 इंटू v लिख लेंगे। तो इस m1 प्लस m2 को यहाँ ले आए तो ये वाला फार्मूला बनेगा। क्या केस क्या है, एक बॉडी A है एक बॉडी B है, दोनों जब आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड होने के बाद एक ही बन जाते हैं, तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। इसको हम क्या नाम देंगे, कॉमन वेलोसिटी का नाम देंगे। अब इस फार्मूला के रेलेवेंट एक क्वेश्चन देखें। ट्रक है जिसका मास 2500 है, वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, दूसरा मास रेस्ट में है, आफ्टर इम्पैक्ट देयर कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, तो फार्मूला क्या है v इज इक्वल टू, याद करें ज़बानी फार्मूला m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। m1v1 मतलब 2500 को v1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा, प्लस m2 जो है वो रेस्ट में तो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया उसने 0 ही हो जाना है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दोनों मैसेज का सम कितना है 3500 है। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होएंगी, 7 5 35, 7 3 21 और फिर ये 5 आएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड इसका जवाब आ रहा है। If two objects of 10 kg and 6 kg moving in same direction with velocity 2 meter per second and 1 meter per second respectively,
देयर कॉमन वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट विल बी। अब देखिए मूविंग इन द सेम डायरेक्शन है ना, तो m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला। m1 कितना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं साथ साथ। ये 10 और 2 ये 20 बनेगा, और ये 6 और 1 कितना बनेगा 6 ओवर, दोनों का मैसेज कितने हैं 10 और ये 16 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 26 ओवर 16। तो इसको आप 13 ओवर 8 भी कह सकते हैं। तो चार्ली ऑप्शन ठीक आ जाएगा। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मास एंड वेलोसिटी कोलाइड्स विद ईच अदर एट राइट एंगल, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। जब वो कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। फिर वही बात, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम उन दोनों का कितना है, p होगा, वो किसके बराबर होगा, px स्केयर या p1 स्केयर प्लस p2 स्केयर प्लस 2p1 p2 कोस थीटा और अंडर रूट। और वैसे भी आपको पता था कि राइट एंगल वाले केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ भी कर लेंगे, तो थीटा 90 होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो p1 का स्केयर और p2 का स्केयर आ जाएगा, p स्केयर प्लस p स्केयर। तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 2p स्केयर अंडर रूट, तो अंडर रूट 2mv बनेगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम दोनों का कितना है, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, mv ही होगा, तो कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम 2mv कैसे बना, 2mv इस वजह से कि जब वो दोनों कोलाइड करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। फाइनल मोमेंटम को हम m प्लस m इंटू वी प्राइम लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी उनकी कॉमन हो जानी है, तो 2mv इनका फाइनल मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं 2mv प्राइम के, ये कॉमन वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट करनी है, तो m से m कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा v अंडर रूट 2v ओवर 2, तो v प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, v ओवर अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा, v बाई अंडर रूट 2। तो इनमें ये वाला इसका ऑप्शन बनेगा अंडर रूट के साथ। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। इनिशियल मोमेंटम हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जब हमें राइट एंगल दिया जाएगा तो इनिशियल मोमेंटम को हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे थीटा का 90 पुट करेंगे, और ये बहुत रेयर केस है कि आपको एंगल दिया जाए। तो मैंने ये क्वेश्चन इसमें इसलिए रखा है ताकि आपको पता हो कि अगर एंगल की फॉर्म में हमें मोमेंटम फाइंड करना पड़ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। अब क्योंकि मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर यहीं पे हमारे पास सवाल होता काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हमने यहाँ पे एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं करना था। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती थी वो भी सम करके आनी थी, और फाइनल भी सिंपल एडिशन या सम करके आनी थी। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड इज 30 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेट इज 20 न्यूटन, कैलकुलेट इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए दो तरह के यूनिट दिए हुए हैं, तो हमने न्यूटन वाला ही लगाना है 10 न्यूटन, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फ्रीली फॉलिंग वाली बॉडी के अंदर वो उसके वेट के बराबर होता है, तो वेट ही फोर्स है, तो वही उसका आंसर आ जाएगा। टोटल मोमेंटम ऑफ फ्लॉग आइडेंटिकल बर्ड्स could be zero only if the birds are taking from the ground, flying in same direction, flying in opposite direction। तो टोटल मोमेंटम तब ज़ीरो होगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ हमें क्या देती है, मोमेंटम टाइम ग्राफ स्लोप फाइंड करने के लिए बताया हुआ है कि टाइम पे डिवाइड करें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें किसकी डेफिनेशन देगा, फोर्स की। is increased by 200%, then kinetic energy will increase by। अब हमें यहाँ पे मोमेंटम में इंक्रीज़ दिया हुआ और किनेटिक एनर्जी में हमने परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करना है। यहाँ पे ये बात याद रखेंगे इंक्रीज बाई और इंक्रीज टू में क्या फ़र्क है। जब इंक्रीज्ड बाई का लफ्ज़ आएगा
तो इसका मतलब है कि आपने उसके अंदर 200% का इजाफा करना है। बाई का मतलब क्या होगा, 200% ऐड करना है। और इंक्रीज टू का क्या मतलब होगा कि आपने उस वैल्यू तक ले जाना है, यानी कि फ़ाइनल वैल्यू ही आपकी 200 होगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, याद रखिएगा। मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाई 200%। तो फार्मूला क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर ओवर 2m। अब नया मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, p प्लस 200% ऑफ p, इसका मतलब होगा p प्लस 2p, ये 3p होगा। नया मोमेंटम 3p हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ वैल्यू अगर यूज़ करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 9 इन टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज अगर फाइंड करनी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस